तमिलनाडु के वज़ीर आला एम के स्टालिन ने इतवार के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा, जिसमें इनके फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त की गई है कि वो वजारत रेलवे को मतलूबा फंड्स जारी करके रियासत में मंजूर शुदा प्रोजेक्टों को तेज़ करने और इल्तवा में रखे हुए प्रोजेक्टों को बहाल करने की हिदायत करें। स्टालिन ने इस बात पर रोशनी डाली कि रेलवे के कई अहम मनसूबों की पेशरफ्त में वजारत रेलवे की जानिब से फ़ंड्स जारी करने में ताख़ीर और इनफरादी मनसूबों के लिए जुज़वी फ़ंड्स की फराहमी से काम में रुकावट पैदा हो रही है। स्टालिन ने कहा कि ताख़ीर की वजह से मुतासरा ज़मींदारों के लिए तवील गैर यकीनी सूरत हाल की कैफियत पैदा कर दी है। तमिलनाडु के वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि मंजूर शुदा मनसूबों के लिए फ़ंड्स मुकम्मल तौर पर और तरजीही बुनियादों पर जारी किए जाएँ। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता का कहना है कि 8 फरवरी दिल्ली के लोगों का शुक्रिया अदा करने का एक बहुत अहम दिन है, जिन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में अपना भरोसा किया। रेखा गुप्ता ने कहा कि रामलीला मैदान में मुनक़िदा प्रोग्राम में हमने दिल्ली को 500 नई ई बसें फराहम की हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जताया और दिल्ली में 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बना करके विधानसभा में भिजवाए। आज ये रामलीला मैदान में हमारा ये कार्यक्रम, जिसमें हमने दिल्ली की जनता को 500 नई ईवी बसेस दी, जिससे हमारा दिल्ली में ईवी बसेस का जो फ्लीट है वो 4000 तक पहुंच गया है, जो कि पूरे देश में किसी भी राज्य से अधिक है। एमसीडी में अपोजिशन लीडर अंकुश नारंग ने रेखा गुप्ता पर एमसीडी कमिश्नर के माली इख्तियारात को 5 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए करने पर सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि एमसीडी को गैर कारकर्द करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का प्रयास है कि एमसीडी डिफंग हो जाए और एमसीडी को वो अफसरों से चलाना चाहती हैं, यानी कि निगम आयुक्त से चलाना चाहती हूं, जो कि बड़ी शर्म वाली बात है। आज एमसीडी एक्ट ये बताता है, सेक्शन 202 सबसेक्शन सी, कि कमिश्नर की पार 5 करोड़ तक की है और 5 करोड़ से ऊपर अगर उसे कोई भी प्रस्ताव लाना है तो वो स्टैंडिंग कमेटी में लाना पड़ेगा। स्टैंडिंग कमेटी पास करेगी तो एमसीडी के सदन में जाएगा, यानी कि हाउस में जाएगा, वो अप्रूवल मिलेगा तो कमिश्नर वो पैसे खर्च सकता है। लेकिन इसको 50 करोड़ कर देना और बिना एमसीडी एक्ट के अंदर संशोधन करे कर देना, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है और एक लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। आज़ाद रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव को 1995 के जालसाजी के केस में गिरफ्तार किए जाने के बाद पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल से बेऊर जेल मुंतकिल किया गया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी से बिहार में सियासी हलचल मच गई है। मुख्तलिफ गोशों से पप्पू यादव की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव भी पप्पू यादव के दिफा में सामने आए। तेजस्वी यादव ने कहा कि आमरीत चल रही है, बेगुनाहों को सजा दी जा रही है और मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। एकदम साफ तौर पर जिस तरह से प्रशासन ने जबरदस्ती उठाकर लाने का काम किया है, माननीय न्यायालय के आदेश को उल्लंघन है। उन्होंने साफ तौर पर आदेश जारी किया था कि ये पीएमसीएच में इलाजरत रहेंगे, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनके सारे रिपोर्ट्स को देखकर उन्होंने लिखा है और ये दोबारा फिर यहीं से न्यायालय आएंगे, इनको सोमवार को सुनवाई करेंगे। लेकिन उस सभी आदेश को ताक पर रखकर और जबरदस्ती डिस्चार्ज करवा के और आदरणीय नेताजी को यहाँ लाया गया है, क्योंकि राज्य सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब और भी घबरा चुकी है कि नीट छात्रा का जो मामला है ये कहीं ना कहीं और बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है और पप्पू यादव जी को बाहर रहने से ये बिहार सरकार के निकम्मेपन का कहीं ना कहीं उजागर हो जाए और ये परत दर परत उनको और इसमें पता नहीं किसको बचाना चाहती है बिहार सरकार, ये तो साफ आगे चल के देखा जाएगा। लेकिन अभी पप्पू यादव जी के साथ जो हुई ये उस दिन से भी सबसे बड़ा निंदनीय और दर्दनीय घटना है। क्योंकि पटना में कांग्रेस कारकुनों ने रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला नीतीश कुमार का अलामती पुतला नजर आतिश किया। मुजाहिरीन ने पप्पू यादव की रिहाई की मांग की। देखिए, जवाबदेही नीतीश कुमार जी की थी,
उनकी पुलिस महकमा को थी कि बेटी को न्याय दिलाते तो आज हम सड़कों पर न होते। आज सड़कों पर बिहार कराहता नहीं। आज बेटियां इस तरह से अपने को जो आज असुरक्षित महसूस करती है, नहीं करती। न्याय दे दीजिए। पप्पू यादव को गिरफ्तार कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। आपको जितना करना है कर दीजिए, लेकिन ये कम से कम गारंटी दे दीजिए कि बिहार में बेटियां सुरक्षित रहेगी। शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने मुंबई के मेयर को बांग्लादेशी दरअंदाजों को शहर से मुल्क बदर करने का चैलेंज दिया। संजय राउत ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के लीडरान बांग्लादेशी दरअंदाजों के मामले पर ड्रामेबाजी कर रहे हैं। कि मुंबई के महापौर ने, जो नवनिर्वाचित महापौर होने वाले, उसने कहा कि हम मुंबई से बांग्लादेशी को हटाएंगे। हटाइए, पूरे देश भर से हटाइए। ये आपका मूवमेंट बहुत सालों से चल रहा है। अब तक कितने हटाया उतना बोलो मुझे। हाँ, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद ये आपकी राजनीति चलती है। बांग्लादेशी हटाओ। अरे हम क्या कब बोला कि मत हटाओ? सबसे पहले तो मुंबई में बाला साहब ठाकरे ने ये शुरू किया था, हमने शुरू किया है। एक भी बांग्लादेशी जो घुसखोर है उसको हम नहीं रहने देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में हुए बम धमाके को अफसोसनाक और इंसानियत सोच करार दिया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस्लामी ममालिक की खराब हालत अल्लाह ताला से दूरी के सबब है। देखिए, अफसोस इस बात का कि अल्लाह के घर में भी अब बम फटने लगे। ये दिखाता है हम अल्लाह से कितने दूर हैं और हम उस मंजिल की तरफ चल रहे हैं जिसके लिए जहन्नम तैयार है। अफसोस है मुझे इस बात। पाकिस्तान में बार बार ब्लास्ट हो रहे, क्या कहेंगे वहाँ पे क्या कहेंगे? तो सर आप समझते हर जगह ब्लास्ट हो रहे हैं जनाब, कौन सी जगह बाकी रही है? मुझे बताइए, इस्लामी मुल्कों की हालत क्या है? क्या है उनकी हालत? तो जब अल्लाह से दूर हो जाते हो तो यही होता है। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में एक दर्दनाक हादसे से गम की लहर दौड़ गई। दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मद निज़ामी का गुस्ल खाने में अचानक गीज़र फटने से इंतकाल हो गया। इस हादसे में सैयद निज़ामी के अहलिया भी शदीद मुतासिर हुई। बताया जाता है कि गीज़र के फटने से बाथरूम में अचानक आग भड़क उठी और धमाका हुआ, जिसके नतीजे में इनकी मौके पर ही मौत हो गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसा तकनीकी खराबी के बाइस पेश आया। ताहम पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। इस हादसे पर अहले खाना और दरगाह से वाबस्ता लोग सदमे में हैं। जी क्या कहने, क्या हुआ था आज? वो सब जो है साउथ से काफ़ी लोग आ रहे हैं, इनके जो चहते थे, क्या कहें? अल्फाज नहीं है कुछ बोलने के लिए इस वक्त में मेरे पास। जो हादसा हुआ है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हमारे बहनों ही थे, सैयद मोहम्मद निज़ामी साहब सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। ऊपर वाले ने इतना ही वक्त लिखा था। सब लोगों को दुआ करते हैं कि अल्लाह सब्र अता फरमाए। और आज मगरिब की नमाज के बाद तदफीन है, सब लोग शिरकत फरमाएं और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। ये कहाँ पर होगा? ये दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में नमाज जनाजा होगी और ख्वाजा हॉल के अंदर नमाज जनाजा के बाद तदफीन का इंतज़ाम किया है। और क्या हुआ था कल शाम को? ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी पता चल जाएगा क्या हुआ था। बेसिकली आग लग गई थी घर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, उसकी वजह से धुआं भरने की वजह से उनकी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो बाथरूम के अंदर वैक्यूम बनने से दरवाज़ा बंद हो गया था। दरवाज़ा दिल्ली पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर एक कार में 3 लोगों की लाशें मिली हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें वाक़े की तहकीकात करें। फायर ब्रिगेड को एक लावारिस कार की इत्तला मिली। जब टीम जाए वक़ू पर पहुंची तो इन्होंने कार में 3 अफराद को मुर्दा पाया। कार से मिलने वाले 3 लाशें 2 मर्द और 1 खातून की हैं। खुदकुशी का शुबा जाहिर किया जा रहा है क्योंकि लाशों पर जख्मों के कोई निशान नहीं है। तमाम कीमती सामान मौजूद है। मरने वालों की शनाख्त 62 साला रणधीर, 42 साला शिव नरेश और 40 साला लक्ष्मी के तौर पर की गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से गुज़िश्ता जुमा मस्कत में होने वाले अमरीकी ईरानी मुज़ाकरात को अच्छा करार दिए जाने के बाद ईरानी सदर ने कहा कि
ईरानी अवाम एहतराम का जवाब एहतराम से देते हैं और ताकत की ज़बान में दी जाने वाली धमकियों को कबूल नहीं करते। इन्होंने इतवार को तेहरान में एक फोरम से खिताब के दौरान इस बात पर जोर दिया कि जौहरी मामले पर अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात एक कदम आगे की जानिब है। इन्होंने कहा कि मुकालमा हमेशा से तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए ईरान की हिकमत अमली रही है। मजीद ये कि इन्होंने वाज़े किया कि जौहरी उमूर से मुतल्लिक़ ईरान का मौक़िफ़ अदम फैलाव के मुआहदे में दर्ज हुकूक पर मबनी है। Well, you have to get in position. We have plenty of time. If you remember Venezuela, we waited around for a while, and we're in no rush. We have, very good talks going with Iran. We have very good talks going with Russia and Ukraine. We're doing a lot of good talking, and I think we had the results today were with Iran. It was a meeting. We're going to meet again. نظرم که در یک جو بسیار خوبی منتقل شد و دیدگاه‌های طرف مقابل هم شنیده شد. در مجموع میتونم بگم که شروع خوبی بود، ولی ادامه اون منوط به این هست که ما در به اصطلاح پایتخت‌ها इतवार को T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप डी के एक मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान के खिलाफ 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। न्यूजीलैंड की इस जीत में टीम ने अहम रोल अदा किया। इन्होंने 42 गेंदों में 65 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 182 रन बनाए थे। अफगानिस्तान की तरफ से गुलबदन नायब ने सबसे ज़्यादा 63 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 18वें ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर जीत का हदफ पूरा कर लिया। आईसीसी T20 के ग्रुप सी के मैच में इंग्लैंड ने नेपाल को 4 रनों से हरा दिया। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए नेपाल के सामने 185 रनों का हदफ दिया था। इंग्लैंड की तरफ से जैकब ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। नेपाल के बल्लेबाजों ने भी जीत के हदफ को हासिल करने के लिए अपनी जी तोड़ कोशिश की। ताहम मुकर्ररा 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 180 रन ही बना सकी। लोकेश बाम ने 20 गेंदों में 39 रन के इनिंग खेलते हुए अपनी टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया था, लेकिन 4 रन के फर्क से टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा।